नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री में, वो था जो ब्रिटिश की नीतियाँ होती हैं, जो भारत को लेके बनाई जाती हैं, चाहे वो प्रशासनिक नीति हो, चाहे राजनीतिक नीति हो, या जो मतलब कि प्रेस की नीति हो, जो शिक्षा की नीति हो, सामाजिक धार्मिक नीति हो, विदेश की नीति हो, वही सारी नीतियाँ कवर कर रहे थे। क्योंकि हमने सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ा अपना, कि जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है वो किस तरीके से भारत में आगमन होता है, सारी यूरोपीय कंपनियां किस तरीके से अपनी जो कंपनियां हैं उसको स्थापित करती हैं, फिर उनमें खुद में प्रतियोगिता हो जाती है, प्रतिद्वंदिता हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेन कंपनी ब्रिटिश कंपनी रहती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बहुत सारी कंपनियों को भारत से भगा देती है, और जो एक फ्रांसीसी कंपनी रहती है उससे फाइनली उनका कर्नाटक का वार होता है और उसको भी बाहर भगा देती है। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश कंपनियों का विस्तार भारत में, बंगाल में, मद्रास में, जो है पंजाब में, मराठों में, ये सारे जगहों पे किस तरीके से, मैसूर में और अवध को किस तरीके से वो कब्जा ले करते हैं, और पूरे भारत में लगभग 67% भाग में वो छा जाते हैं। इसके बाद वो ब्रिटिश भारत में, या जो भारत उनके अंतर्गत आता है, उसमें किस तरीके की नीतियाँ बनाते हैं, उसमें हमने पॉलिटिकल नीति उनकी देखी, उनकी हमने राजनीतिक नीतियाँ देखी, उसकी हमने जो सामाजिक धार्मिक नीतियाँ हैं वो, आर्थिक नीतियाँ, ये सारी नीतियाँ हमने पढ़ ली। और हमने पिछले वीडियो में जो शिक्षा नीति होती है उनकी, वो भी वहाँ पे हमने निपटा दिया था। दोस्तों, इस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे मैं प्रॉपर तरीके से आपको जीएस कवर करवाता हूँ, और इसी करवाने के क्रम में मैंने आपको बिहार स्पेशल बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, जो बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारी क्लासेस हम पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप सी लेवल का, डी लेवल का, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, उनके लिए हम जीएस को प्रॉपर तरीके से कवर कर रहे थे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, भारत में प्रेस का विकास, कि किस तरीके से प्रेस का विकास भारत में होता है। इनसे भी सवाल आते हैं कि कौन सी बुक किसने लिखी, इस तरीके के आपने बहुत सारे सवाल जो है देखे होंगे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो देखो, हम शुरू करते हैं भारत में किस तरीके से प्रेस का विकास होता है। तो देखो, हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो फैक्चुअल ज़्यादा है, क्योंकि फैक्चुअल ही सवाल ज़्यादा मतलब कि प्रीलिम में आते हैं। मेंस की टाइप की क्लास तो है नहीं ये, तो उसी तरीके से हम अपनी क्लास को रखेंगे। इतना सारा स्पेस में पीडीएफ में देता हूँ, आप लोग यहाँ पे पूरे में कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है तो यहाँ लिख सकते हैं, दूसरे नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो भारत में प्रेस का विकास जिस तरीके से होता है शुरुआत से लेकर अंत तक, उसी तरीके से हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, देखो, भारत में पहला जो मतलब कि प्रेस का विकास किसके समय पे होता है, तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की एक रहते हैं अंग्रेज, उनके द्वारा बंगाल गजट या द कलकत्ता जनरल एडवाइजर नाम से एक समाचार पत्र निकाला जाता है 1780 में। तो भारत में पहला प्रयास जो है प्रेस के संबंध में किसके द्वारा किया जाता है, जेम्स ऑगस्टक हिक्की द्वारा, बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवाइजर द्वारा। ये दिमाग में रखना है, ये बीपीएससी 71 का ये एक मतलब कि क्वेश्चन था, जाके देख लेना 71 का। ठीक है, किसी भी भारतीय द्वारा, अब ये देखो अंग्रेज हो जाते हैं, अब कोई भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन होता है, तो ये व्यक्ति होते हैं गंगाधर भट्टाचार्य, और इन्हीं के द्वारा 1816 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया जाता है। तो बंगाल गजट नाम से भी मतलब कि जो जेम्स ऑगस्ट हिक्की होते हैं उनके भी अखबार का नाम बंगाल गजट होता है, या कलकत्ता जनरल एडवाइजर होता है। और जो भारतीय व्यक्ति होते हैं, जो गंगाधर भट्टाचार्य होते हैं, 1816 में इनके द्वारा भी जो प्रकाशित समाचार पत्र होता है उसका नाम बंगाल गजट होता है। हिंदी में पहला किसके द्वारा प्रकाशित होता है भारत में, तो उद्दंड मार्तंड नामक एक अखबार होता है, जो 1826 में कानपुर में प्रकाशित किया जाता है, और इसके प्रकाशक होते हैं जुगल किशोर। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन याद करनी है। अंग्रेज द्वारा भारत में सबसे पहले तो अंग्रेज यही बात इसी ने स्थापित किया था। उसके बाद भारत में अंग्रेजी समाचार सबसे पहला, और उसके बाद हिंदी समाचार पत्र पहला। तीनों से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बनती है, सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो, 1818 में एक मार्समैन जो है बांग्ला में दिग्दर्शिका थी, तो ये आपको दिमाग में रखना है। मार्समैन क्या थी, बांग्ला में दिग्दर्शन था एक 1818 में। बस ये इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी। अब देखो, राजा राम मोहन राय द्वारा बहुत सारी चीज़ों की स्थापना की जाती है। तो प्रथम भारतीय जो होते हैं राजा राम मोहन राय ही होते हैं, जिनके द्वारा राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की जाती है। इनके द्वारा शब्द कौमुदी का प्रकाशन किया जाता है, प्रज्ञा चांद का प्रकाशन किया जाता है, मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया जाता है, बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किया जाता है। तो ये सारे प्रकाशन किसके हैं, तो ये दिमाग में रखना, सब राजा राम मोहन राय जी के हैं। सारे सबसे सवाल पूछा गया कि जाके प्रीवियस ईयर सवाल देखो, किसी भी पीसीएस का उठा लो, कोई भी उठा लो, मैं यहाँ पे कुछ भी छोड़ नहीं रहा। और फिर भी अगर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन छूटती है तो मैंने इतनी सारी जगह दे रखी कि आपको 20 नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। इसको पढ़ने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री में दुनिया का कोई टीचर हो, अगर इतना पढ़ा दे, तब मैं कहूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, इस
इसलिए कह रहा कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है जहाँ से सवाल आते हैं, तो इसीलिए ये सब सारी चीज़ें बोल पा रहा। और इतना जगह दे रहा, उसके बाद आपको 50 कॉपी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, एक बार यहाँ से करो, उसके बाद आपको क्लास करने की जरूरत पड़ जाए तब कहना। कोई भी पढ़ा दे, कहीं भी पढ़, कोचिंग किए हो आप, कोचिंग किए भी लोग तो देखते हैं, तो आप खुद रियलाइज़ करो कि इतनी सारी चीज़ें आपको क्या एक जगह पे कलेक्ट करके बताई गई हैं। ठीक है, तो राजा राम मोहन के विषय में हमने जान लिया। दादा भाई नौरोजी जो होते हैं 1851 में रफ्त गुफ्तार नामक पत्रिका निकालते हैं, और द वॉइस ऑफ इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ये दोनों जो मतलब कि बुक मतलब कि पत्र हैं या समाचार पत्र हैं, रफ्त गुफ्तार, द वॉइस ऑफ इंडिया, किससे जुड़े हैं? दादा भाई नौरोजी से। हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा कलकत्ता में हिंदू पेट्रियट नामक मतलब कि पुस्तिका का या समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। तो ये हिंदू पेट्रियट के प्रकाशक कौन होते हैं? हरिश्चंद्र मुखर्जी। एबीपी जो अमृत बाजार पत्रिका होती है, जो आज न्यूज़ चैनल है वही वाली अमृत बाजार पत्रिका, इसके जो प्रकाशक रहते हैं शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, इनके द्वारा जो है अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। और बाद में यही पत्रिका मतलब कि जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता है तो इसके खिलाफ लाया जाता है। तो ये होता क्या, वर्नाकुलर का मतलब कि लोकल लैंग्वेज, तो लोकल लैंग्वेज के खिलाफ लाया जाता है। तो ये हिंदी में प्रकाशित होती थी या लोकल लैंग्वेज में प्रकाशित होती थी। तो इसी प्रतिबंध से बचने के लिए ये फिर क्या हो गई, अंग्रेजी में बदल गई थी। तो दिमाग में ये रखना। और मद्रास में हिंदू का प्रकाशन भी इसी के द्वारा किया जाता है, शिशिर कुमार घोष, इन सब लोगों के द्वारा। तो ये भी दिमाग में रखना। ईश्वरचंद विद्यासागर, इनके द्वारा 1859 में सोम प्रकाश नामक मतलब कि मैगजीन या समाचार पत्र का जो है प्रकाशन किया जाता है। किसके द्वारा? ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। ये इसके फाउंडर होते हैं। और इसके संपादक कौन होते हैं? द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो ये दिमाग में रखना है। और इस सोम प्रकाश में नील आंदोलन का मुद्दा उठाया गया था। और ये समाचार दोस्तों पहला ऐसा समाचार पत्र था जिसके खिलाफ मतलब कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो किसके खिलाफ सबसे पहली बार लाया गया? तो यही जो सोम प्रकाश है, जो ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा 1859 में जिसका प्रकाशन किया जाता था, जिनमें नील आंदोलन का, नील के किसान जो थे उनका मुद्दा उठाया जाता था। इसकी वजह से अंग्रेज जो है गुस्सा होकर इसके खिलाफ वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है उसको लागू करते हैं। और उस एक्ट में क्या क्या होता है जिसकी वजह से मतलब कि ये जो भारतीय प्रकाशक होते हैं इनको घाटा होता है, वो सारी चीज़ें मैं एक्ट जैसे शुरू होंगे सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी जो मोटे मोटे चीज़ें हैं जो किस मतलब कि इंडियन की पर्सनालिटी थी उनके द्वारा जो प्रकाशन होता था उनको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा बंबई में अंग्रेजी में मराठा का और मराठी में केसरी का प्रकाशन होता है। अंग्रेजी में मराठा का और मराठी में केसरी का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और इसके संपादक कौन होते हैं? जो मराठा नामक मैगजीन होती है इसके संपादक केलकर जी होते हैं। और जो केसरी मैगजीन होती है उसके संपादक होते हैं, या केसरी जो समाचार पत्र होता है उसके संपादक आगरकर जी होते हैं। तो ये दिमाग में रखना। बंगाली जो अंग्रेजी में एक प्रकाशन होता है बंगाली का, वो कलकत्ता में। तो इसके जो प्रकाशक रहते हैं कौन से लोग रहते हैं? गिरीश चंद्र सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये दोनों लोग रहते हैं। देखो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसमें कुछ समझाना नहीं है, सवाल जाके देखोगे तो इसी तरीके से सवाल आए हैं। और आपको करना सिर्फ इतना है कि बस बार बार जितनी बार पॉसिबल हो पाए रिवीजन करते रहो, रटते रहो, उसी से आपका भला होने वाला है। पुराने ईयर के सवाल सॉल्व करते रहो, इनको करते रहो, इससे ज़्यादा कुछ मत करना। बता तो रहा, अब नहीं आपको पता है आपको ये सब चीज़ें कम लगेंगी, फिर इधर उधर भागोगे और बाद में रियलाइज़ कर लोगे कि उतना ही कर लेता ना तो मेरे लिए बहुत पर्याप्त हो जाता। आदमी क्या करते हैं या लोग क्या करते हैं, इधर उधर के चक्कर में जो मूल चीज़ें होती हैं उन्हीं को छोड़ देते हैं। आपके पास हर सब्जेक्ट का एक प्रॉपर जब तक नोट्स नहीं होगा, मान लो मेरी बात क्वालिफाई नहीं करने वाले हो, तुक्का लगा के मान लो एक बाई चांस एक बार पीटी उटी निकल जाता है, फिर भी आपके पास जब एक कंप्रिहेंसिव नॉलेज नहीं होगा, सारे चीज़ का कलेक्शन नहीं होगा, तो हमेशा फेल करते रहोगे। तो देखो तुक्केबाजी वाला जो मतलब कि नियम है उसके चक्कर में ना पड़ो, प्रॉपर तरीके से एक बार आपके पास नोट्स बना के रख लो, उसके बाद चाहे जो करो। अब हर चीज़ का नोट्स आपके पास स्टैटिक रूप से हो जाता है, उसके बाद आपको पता है चाहे जो मैराथन करा दे, 10 घंटे की वीडियो बना दे, 50 घंटे की वीडियो बना के जाके देखना, इसके बाहर एक सवाल नहीं बता पाएगा। तो आपको उतनी देर की क्लास करने की क्या जरूरत? 10-12 घंटे में तो पूरी हिस्ट्री पढ़ा देगा मैं। तो इसको देखो ना, इसको देख के एक बार करो, उसके बाद आपको नहीं अच्छा लगे मत करना भाई। मैं इतना भी दबाव नहीं डाल रहा कि आपको मेरी ही क्लासेस देखनी है, आप अपने हिसाब से रियलाइज़ करो, उसके बाद आपका मन करे देखो, नहीं मत देखो। ठीक है, देखो बम्बई दर्पण जो मराठी में प्रकाशन होता है, इसका जो प्रकाशन होगा बम्बई दर्पण का, ये बम्बई से ही होता है, ये मराठी लैंग्वेज में होती है। और इसके जो प्रकाशक रहते हैं, संपादक रहते हैं, कौन रहते हैं? बाल शास्त्री जी रहते हैं। तो ये दिमाग में रखना। कॉमनवेल्थ जो अंग्रेजी में एक मैगजीन होती है, जो प्रकाशक इसके प्रकाशक कौन रहती हैं? एनी बेसेंट जी रहती हैं।
नेशनल हेराल्ड जो नामक समाचार पत्र रहता है, इसके प्रकाशक कौन रहते हैं? जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। लीडर उदारवादी जो लोग रहते हैं, उनका एक समाचार पत्र था, तो ये दिमाग में रखना। अब 1919 में महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया का प्रकाशन अंग्रेजी में किया जाता है। नवजीवन का प्रकाशन इनके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, हिंदी और गुजराती में किया जाता है। 1933 में हरिजन का प्रकाशन हिंदी और गुजराती में महात्मा गांधी द्वारा दिया जाता है। तो तीनों नाम याद रखना, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इन सब का प्रकाशन ये किस भाषा में है, धीरे धीरे करोगे तो याद हो जाएगा, वो कई बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और ये सारी मैगजीन किसके द्वारा मतलब की निकाली जाती है? समाचार पत्र, मैगजीन, हरिजन पत्र, ये किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। गदर जो मैगजीन थी वो किस भाषा में निकाली जा रही थी? तो ये जो है अंग्रेजी में, पंजाबी में, और फिर धीरे धीरे करके और लैंग्वेज में प्रकाशित की जाने लगी थी। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा इसकी स्थापना होती है, और इसका जो प्रथम संस्करण था वो उर्दू में था, तो दिमाग में ये रखना। फ्री हिंदुस्तान नामक जो पत्रिका है, किसका द्वारा प्रकाशित किया जाता है? अमेरिका से इसका प्रकाशन होता है। और ये समाचार पत्र या पत्रिका जो रहती है, उसके जो संपादक रहते हैं, जो प्रकाशित करते हैं, उनका नाम रहता है तारक दास। इंडियन मिरर के जो प्रकाशन रहते हैं, जो लेख मतलब कि जो इसको प्रकाशन करते हैं, उनका नाम होता है NNCN। ये कलकत्ता में प्रकाशन होता है इसका 1861 में। हिंदू और स्वदेश मित्र, ये इसका प्रकाशन किसके द्वारा होता है? जी सुब्रमण्यम अय्यर, जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, तो उसका प्रकाशन जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा होता है। सुधारक का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। जाके देख लो, मैं कह तो रहा, विश्वास ना हो तो जाके प्रीवियस ईयर सवाल देखो, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहीं पे, ठीक है। अब देखो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो पूछी जाती हैं, बार बार पूछी गई हैं, और इनका कलेक्शन मैंने एक जगह पे कर दिया। चुपचाप बस केवल याद करते रहो, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। देखो, अनहैप्पी इंडिया का प्रकाशन लाला लाजपत राय द्वारा किया जाता है। द फिलॉसफी या बम पुस्तक जो बुक है, वो किसके द्वारा लिखी जाती है? भगवती चरण बोहरा द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ बुक किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। इंडियन होम रूल किसके द्वारा लिखी जाती है? महात्मा गांधी के द्वारा। माई अर्ली लाइफ हिंदू स्वराज, ये किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। देखो, ये सब बुक से पूछा गया, मैंने एक जगह पे दे दिया है, लेकिन आप जाके देखोगे, घटना चक्र कोई भी मैगजीन उठा लो, देखोगे कि सब जगह पे ये पूछे गए हैं। ऐसा कुछ नहीं जो मैंने इसमें फालतू दिया है, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखी जाती है? राजेंद्र प्रसाद द्वारा। इंडिया टुडे रजनीपाम दत्त द्वारा। इंडियन इस्लाम टाइटन्स द्वारा, और टाइटस द्वारा। द नेशन इन मेकिंग द्वारा किसकी बुक है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बुक है। पाक एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसकी बुक है? अंबेडकर जी की बुक है। भवानी मंदिर किसकी बुक है? बरिंद्र कुमार घोष की बुक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी, भूलना नहीं है, बार बार पढ़ना है बस। गीता रहस्य किसकी बुक है? बाल गंगाधर तिलक की बुक है। बंदी जीवन किसकी बुक है? सचिन नाथ सन्याल की बुक है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक है? तो दयानंद सरस्वती की बुक है। इंडिया स्ट्रगल किसकी बुक है? सुभाष चंद्र बोस की बुक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी बुक है? दादा भाई नौरोजी की बुक है। सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया दे रहा, सब आपको याद रखना है। आनंद मठ किसकी बुक है? बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बुक है? मौलाना अबुल कलाम की बुक है। ताराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल की बुक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर किसकी बुक है? दुर्गा दास की बुक है। तो ये सारी बुकें आपको याद रखना है। और सेकंड स्टेप में थोड़ी बुक और है, इनको भी याद रखना। पहले तो उसको याद रखना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ और बुक हैं, उनको भी मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है कि घूमना ना पड़े, भटकना ना पड़े, ठीक है। देखो, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी बुक है? विजय लक्ष्मी पंडित की बुक है। इंडिया पास्ट किसकी बुक है? आर्थर ए मैकडोनल्ड की बुक है। इंडिया एंड इंडियन मिशन किसकी बुक है? एलेक्जेंडर डफ की बुक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसकी बुक है? बीडी सावरकर की। गैदरिंग स्टॉर्म किसकी बुक है? लेपियरे और कॉलिंस की बुक है। एसेज ऑन गीता किसकी बुक है? अरविंद घोष की बुक है। तो सब याद करना है, धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप सब याद करना है। नील दर्पण किसकी बुक है? दीनबंधु मित्र की बुक है। जितना कुछ है ना पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में, जितनी इंपॉर्टेंट बुक है, सब कुछ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर बुक सब एक ही जगह पे दे रहा। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। द इंडिया ए नेशन किसकी बुक है? एनी बेसेंट की बुक है। इंडियन रेनेसा किसकी बुक है? CF एंड्रूज की बुक है। इंडियन डायरी किसकी है? ES मॉन्टेस्क्यू की बुक है। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म किसकी बुक है? भीमराव अंबेडकर की बुक है। तो ये सब कुछ आपको धीरे धीरे करके याद करते रहना। पाथेर दाबी किसकी बुक है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बुक है। लाइफ डिवाइन किसकी बुक है? तो आपको याद रखना अरविंद घोष की बुक है। सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी है? सरोजनी नायडू की है। गीतांजलि या गोरा किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। नेशनल वॉइस किसकी है? राधा कृष्णन की है। कमेंट्री ऑन कुरान किसकी है? सैयद अहमद खान की बुक है।
और ये ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। माई अर्ली लाइफ किसकी है? महात्मा गांधी की है। रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म किसकी है? एमजी रानाडे की है। हिंट्स ऑफ द सेफ कल्चर किसकी है? लाला लाजपत राय की है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको मतलब कि मैं आपको दे रहा है, यही सारी चीज़ें मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इन्हीं से सवाल बनते हैं। इंडियन फिलोसफी किसकी बुक है? दादा कृष्णन की है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त की है। इंडिया अर्नेस्ट किसकी बुक है? वैलेंटाइन सिरोल की बुक है। क्रिसेंट मून पोस्ट ऑफिस किसकी बुक है? रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक है। आप बताओ, कितनी सारी बुक्स, कितनी सारी न्यूज़पेपर, सब का कलेक्शन मैंने एक जगह पे कर दिया। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत पड़ेगी? इतना कोई पढ़ा देगा या कोई मतलब कि इस तरह से नोट्स बना के आपको दे देगा? तो इसीलिए कहता हूँ कि एक बार विश्वास करो, और फिर भाई अगर एग्ज़ाम में ना आए तब बताना ना यार, एक बार करो तो पहले। यही सारा कुछ पूछा ही जाता है। मैंने सारा कलेक्शन कर दिया, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस याद करने की ज़रूरत है जो आपका काम है, ठीक है? अब देखो, जितने भी एक्ट प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए उस दौरान लाए गए हैं, उनको सबको हम पढ़ लेते हैं। जो मैंने आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात बताई, वो सारा कुछ हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले वेलीजली द्वारा प्रेस सेंसरशिप, मतलब प्रेस में सेंसरशिप लाने का प्रयास सबसे जो पहले जो किया जाता है, वो वेलेजली के द्वारा किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, छोटा सा फैक्ट है, दिमाग में रखना। अब आ जाते हैं हम अपने जो मेन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे, जिनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। देखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया जाता है। कब लाया जाता है? 1878 में। किसके द्वारा लाया जाता है? तो उस समय का जो गवर्नर जनरल रहता है, लॉर्ड लिटन, इसके द्वारा लाया जाता है। और मेन रूप से जो अमृत बाजार पत्रिका है ना दोस्तों, ये पत्रिका क्या कर रही थी? जो भारत के अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें लिख रही थी, इसकी वजह से, और देसी भाषा में लिख रही थी, और देसी भाषाओं में जब लिखेगी तो वर्नाकुलर प्रेस का मतलब होता है, वर्नाकुलर का मतलब देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, इसका हिंदी यही होगा, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जब इस तरह की चीज़ों लिख रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये क्या करते हैं कि जो भी लोकल लैंग्वेज में, अब लोकल लैंग्वेज जो होगी उसको लोग तो समझेंगे, वहाँ के जो भारत के लोग होंगे, तो जब लोकल लैंग्वेज में लिख लोगे तो लोग समझेंगे, लोग विद्रोह की तरफ आतुर होंगे। तो अंग्रेज क्या चाहते कि लोग विद्रोह की उनके अंदर भावना ही ना आए, तो वो कहते थे कि अगर आप लोकल लैंग्वेज में किसी भी न्यूज़पेपर का, पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, तो आपको ये करना होगा, आपको इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत ही अपना प्रकाशन करना होगा, नहीं तो आपका मुद्रण जो है या आपका प्रकाशन की जो सामग्री है, सब कुछ जब्त कर ली जाएगी। तो इसमें प्रावधान क्या क्या इन्होंने रखा था? इन्होंने ये रखा कि प्रत्येक प्रेस को यह वचन देना होगा कि वह सरकार के विरुद्ध कोई लेख नहीं लिखेगा। अब बताओ, ये सारी चीज़ें अंग्रेज मतलब कि एक्ट में बना के करते हैं। प्रत्येक मुद्रक तथा प्रकाशक के लिए जमानत राशि जमा करना, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना अनिवार्य होगा, कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है तो उसका एक्ट, ये प्रेस भी जाएगा, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करा वो भी जमा हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट को निर्णय अंतिम होगा, तथा उसके खिलाफ कोई अपील की ही नहीं जा सकती। आप अदालत भी नहीं जा सकते उसके खिलाफ। देसी भाषा का कोई पत्र यदि कार्यवाही से बचना चाहता है, देसी भाषा की, अंग्रेजी के खिलाफ नहीं था, ये देसी भाषा के खिलाफ था, तो उसको एक प्रति जो है सरकार को, सरकारी प्रत्यक्षण को देनी होगी, सरकार को देनी होगी, अगर वो इससे बचना चाहता है तो। अब बताओ, सरकार को देनी होगी, अब सरकार को देनी होगी तो सरकार ही बताएगी कि भाई क्या छापना है, क्या नहीं छापना है। तो कोई जो है अगर सरकार के खिलाफ छापना चाहेगा तो कैसे छापेगा? और ये लोकल लैंग्वेज जो थी उनके खिलाफ लाया गया था। तो इसी से बचने के लिए ना, यही अमृत बाजार पत्रिका रातों रात इसने क्या किया कि अपने जितने भी समाचार पत्र थे उनको लोकल लैंग्वेज से हटा के अंग्रेजी में छापना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज के खिलाफ लाया गया था। तो इस एक्ट के मतलब कि बचने के लिए, इस एक्ट को कहा गया कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम है। ये जो भारतीयों की आवाज़ है उसको दबाने वाला अधिनियम है। अंग्रेजी और देसी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव करने वाला अधिनियम है, कि अंग्रेजी में जो लिख रहा है उसके तो ठीक है, लेकिन जो देसी भाषा में लिख रहा है उसके लिए खराब है। तो ये भेदभाव करने वाला अधिनियम तो है ही, तो ये कहा गया। अब इसमें खिलाफ भारत मिहिर में, सोम प्रकाश में, जितने भी मैगजीन थी, इन सब के खिलाफ मामला दर्ज किया गया कि सब लोकल लैंग्वेज में लिखते थे और अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, तो इसकी वजह से इन सब के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस एक्ट को जब लॉर्ड रिपन आया ना, लॉर्ड रिपन जो है थोड़ा सा मतलब कि लोकतंत्र प्रिय शासक था, मतलब कि कर्जन की तुलना में या लिटन की तुलना में। तो ये क्या काम करता है, इस जो एक्ट को 1881 में निरस्त कर देता है, रद्द कर देता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस एक्ट से संबंधित दे दी, ठीक है।
अब देखो 1883 में एक फैक्ट है, 1883 में एस एन बनर्जी जो थे वो प्रथम पत्रकार थे देश के जिन्हें कारावास की सजा दी गई और इसको कहा गया कि आकाश से गिरा हुआ ये तो वज्रपात है भाई, कि जो लोग आवाज उठाते हैं उन्हीं को जेल में बंद कर दिया जा रहा। तो ये पहले ऐसे पत्रकार थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिनको मतलब कि कारावास की सजा दी गई। ठीक है, ये दिमाग में रखना। सीआरपीसी जो 1898 में लाई गई दोस्तों, इसमें सेना में असंतोष और राज्य के विरुद्ध काम करने वाले जो लोग थे उनको सजा का प्रावधान था। फिर एक एक्ट और लाया गया, समाचार पत्र एक्ट 1908। इसमें मजिस्ट्रेट को पावर दी गई कि पावर थी कि हिंसा या हत्या को प्रेरित करने वाला जो मुद्रण हो उसको जब्त कर ले। फिर एक एक्ट और लाया गया, समाचार पत्र अधिनियम 1910। देखो इंपॉर्टेंट वही वर्नाकुलर है। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि आपत्तिजनक सामग्री के निर्णय का अधिकार प्रांतीय सरकार को होगा, ना कि अदालत को, कि आप अदालत जा ही नहीं सकते इन चीज़ों के लिए, कि अगर जो आप सामग्री छाप रहे हैं वो जो है वो सरकार बताएगी, उसका अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार उस पर सरकार को होगा, ना कि अदालत को होगा। इसमें यह कहा गया। अब दो एक्ट 1808 आ गया, 1908 आ गया, 1909 आ गया। बाद में जब तेज बहादुर सप्रू उस समय जो विधि सदस्य बनते हैं तो उनकी सिफारिश पर ये 1908 का एक्ट और 1910 का एक्ट जो है निरस्त कर दिया जाता है। तो प्रेस से संबंधित जितनी भी चीजें थी, मीडिया से, प्रेस से, समाचार पत्र से, बुक से, वो सारा का सारा मैंने एक जगह जल्दी जल्दी आपको बता के कवर कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये बार बार मतलब कि रिवाइज करते रहना है, याद करते रहना है। अब छोटा सा एक टॉपिक और है, उसको भी निपटा लो। तो ये सारा का सारा हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, ये जो अंग्रेजों की नीतियों वाला है, वो सारा का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ये टॉपिक है भारत में स्थायी स्वशासन का विकास। ठीक है, देखो 1973 के एक्ट में, जब 1793 के एक्ट में पहली बार जो स्थानीय संस्थाएं थी इनको वैधानिक आधार प्रदान किया गया। तो छोटा सा फैक्ट है, ये दिमाग में रखो। मेन फैक्ट हमारा ये है, लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव जो 1870 में आता है, इसमें के तहत कहा गया कि बंगाल में, फिर बाद में पंजाब में, मद्रास में, उत्तर पश्चिम प्रांत में स्थानीय स्वशासन का विकास किया जाएगा। तो पहला प्रयास जो लॉर्ड मेयो के द्वारा 1870 में किया जाता है। वैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आता है उससे प्रारंभ होती है, कि विकेंद्रीकरण का मतलब स्थानीय स्वशासन की तरफ चीजें बढ़ने लगे। उसका प्रयास पहली बार 1861 के एक्ट में किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लॉर्ड रिपन का जो प्रस्ताव आता है, लॉर्ड रिपन का 1882 में, उसके तहत जो है बहुत सारी चीज़ों का, जो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट होती है उसको बहुत सारे अधिकार देने की शुरुआत होती है। तो इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। और इस प्रस्ताव के तहत ये बातें थी कि स्थानीय जो बोर्ड होंगे, बोर्ड के कार्य एवं आय सुनिश्चित की जाएगी, उनको पैसा दिया जाएगा, तालुका जिला बोर्डों का गठन किया जाएगा, सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम किया जाएगा लोकल लेवल पे। तो स्थानीय स्वशासन मतलब कि स्थानीय जो लोग होंगे या जो लोकल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ने का प्रयास लॉर्ड रिपन के द्वारा किया जाता है। 1919 के एक्ट में स्थानीय शासन को और बढ़ावा दिया जाता है, और जो प्रांत में हस्तांतरित विषय होते थे उनको प्रांत को सौंप दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि प्रांत अपने हिसाब से जो है स्थानीय स्वशासन के लिए जितना काम करना चाहे कर सकते हैं, एक्ट बनाना चाहे बना सकते हैं। और बाद में 1935 के तहत और अधिकार दिए गए। स्वतंत्रता के पास हमारा बाद जो हमारा संविधान है आर्टिकल 40, उसका मतलब कि जो ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान उसमें किया गया। और बाद में 1973 से 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन का गठन करके जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब इसके बाद की चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं पॉलिटी में। हिस्ट्री में जो पढ़ना होता है वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद की चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं पॉलिटी में, तो वहाँ हम कवर करेंगे। अंग्रेजों की छोटा सा टॉपिक है, अंग्रेजों की अकाल नीति। अकाल नीति में कुछ नहीं पढ़ना है, कि उस समय जो अकाल पढ़ते थे, कि सन 1765 से लेकर जब से मतलब कि प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद से ना स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि 12 भीषण अकाल पड़े बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सब मतलब कि एरिया में। तो अंग्रेजों की नीति 1855 तक ऐसी हो गई थी कि इतने ज़्यादा अकाल वहाँ पे मतलब कि बारिश नहीं होती थी, वो तो नेचुरल काज था। उसके बाद भी अंग्रेज मार मार के जिस तरीके से अपनी आर्थिक नीतियाँ बनाए, लोगों को लूटे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा भारत में। 1866 में उड़ीसा में अकाल पड़ा, 1866 में उत्तरी भारत में अकाल पड़ा, 12 अकाल पड़े 1765 से लेके 1855 तक। इसके लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे अकाल आयोग बनाए। हमारा सवाल यहाँ से आता है कि ये आयोग किसके लिए बनाया गया था। तो 1866 में कैंपबेल आयोग बनाया गया, उसके बाद 1880 में स्ट्रेची आयोग, फिर काकरेल आयोग, फिर लायन आयोग, मैकडॉनेल आयोग और वुडहेज आयोग। इसमें से किसी का नाम आए और आपसे पूछे कि ये आयोग किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि ये आयोग अकाल की नीति के लिए बनाए गए थे। उस समय जो अकाल पड़ता था उसके लिए बनाए गए थे। तो आपको कम से कम देखो कैंपबेल को याद रखना है, स्ट्रेची को, ये सब वुडहेज को, इन सब अकाल को याद रखना है।
अब बताओ, मैंने आपको देखो, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें मैंने आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़ा दी। मॉडर्न हिस्ट्री में पहला मैंने जो पढ़ाया ब्रिटिश या जो यूरोपीय कंपनियाँ थीं उनका आगमन पढ़ा दिया। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सारे वीडियो जाके आप पीछे चेक कर सकते हैं। ये पढ़ा दिया। उसके बाद पढ़ाया मैंने ब्रिटिश विस्तार। उसके बाद मैंने आपको ब्रिटिश पढ़ाया, विस्तार के बाद ब्रिटिश नीतियाँ। 3 चैप्टर जो बहुत बड़े-बड़े चैप्टर होते हैं ना, वो सब कुछ मैंने आपको कवर कर दिया। देखो, इन सब के चैप्टर के माध्यम से लगभग हमारा जो 50% है जो मॉडर्न इंडिया वो ख़त्म हो जाता है। अब बचा 50%। अब हम पढ़ेंगे जो दोस्तों वो पढ़ेंगे विद्रोह। विद्रोह में हम सबसे पहले कवर करेंगे 1857 के पहले के विद्रोह, उठे उसके बाद 1857 का विद्रोह, उसके बाद किसान आंदोलन, उसके बाद जनजाति आंदोलन और उसके बाद हमारा जो राष्ट्रवाद का चैप्टर है वो शुरू होगा। और इसको पढ़ते हुए हम पूरा 1947 तक जाएँगे और वहाँ तक तो पढ़ ही लेंगे। उसके बाद जो एक्ट लाए गए थे अंग्रेज़ों द्वारा अलग से, उनको भी एक बार देख लेंगे। 1773 का एक्ट, 1784 का एक्ट, फिर बाद बाद में 1892, 1800 मतलब कि जो 58 का एक्ट, 1813 का एक्ट, 1819 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1909 का, 1935 का, जितने भी एक्ट आए हैं ना, सब कुछ मैं आपको कवर करवा दूँगा। मैं कह तो रहा, बार-बार कह रहा और फिर अभी भी कह रहा कि इसके बाद आपका मॉडर्न इंडिया से कोई भी सवाल नहीं बचेगा, चाहे वो जिस भी लेवल का हो। तो मेरे पढ़ाई का तरीका यही रहने वाला है कि मेरे पढ़ने के बाद आपको दूसरी क्लासेस की ज़रूरत ही ना पड़े। करंट अफ़ेयर को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। मैंने टेलीग्राम में एक पोल डाल दिया है कि किस तरीके से करंट अफ़ेयर आपको पहले से पढ़ाऊँ मैं। वीकली पढ़ाऊँ कि वीक का इकट्ठा करके करंट अफ़ेयर दे दूँ, या डेली करंट अफ़ेयर पढ़ाऊँ, या मंथली करंट अफ़ेयर पढ़ाऊँ, किस तरीके से आपको कवर करके दे दूँ। या फिर मेरे दिमाग में एक और चीज़ ये है कि एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक बार साल भर का करंट अफ़ेयर पढ़ा दूँ। तो जो भी ऑप्शन मतलब आपको बेहतर लगता है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में मतलब कि कमेंट करके बताओ, ठीक है? और अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करो कि किस तरीके के आपको वीडियो लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारी, आपको करना चाहिए, ठीक है? चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको करना क्या है, 9667305679 इस नंबर पे मैसेज करके टेलीग्राम से ग्रुप से जोड़ दूँगा। सारी पीडीएफ वहीं पे होती हैं। पीडीएफ ले लेना और सामने रख के सुन लेना, एक बार में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएँगी, ठीक है? और ये सारी क्लासेस आप हिंदी मीडियम नाम का यूट्यूब चैनल है, वहीं पे ये देखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो से हम जो विद्रोह हैं उनको कवर करना शुरू कर देंगे, ठीक है? और बायोलॉजी की क्लासेस आपकी प्रॉपर चल ही रही है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।